हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में हम लोगों ने 6 अलग अलग लेक्चर में बहुत सारे प्रोविजंस कवर कर लिए हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आज के लेक्चर में हम लोग ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में आखिर हम लोग ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू है ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में यूज कर रखा है बहुत जगह। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मेनली जो 700 है उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू को ज्यादा यूज कर रखा है। ओके, तो ट्रू एंड फेयर व्यू नाम का जो टर्म है, क्या कंपनीज एक्ट के भी किसी सेक्शन में लिख रखा है? क्या अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी ऑडिट। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कंपनी ऑडिट में पढ़ाने वाला हूं ना, वो 3 सेक्शन की आज हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड करूं। मेनली सेक्शन होगा 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 2 एंड 143 सबसेक्शन 3। देयर आर 3 सेक्शंस जो हम लोग इस वीडियो में या 1-2 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये 3 सेक्शन आखिर क्या कहते हैं। इनके हम लोग जो हेडिंग लिखते हैं ना, वो क्या है? वो लिखते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। हम लोग मेनली क्या करते हैं? ऑडिटर की ड्यूटीज के बारे में हम लोग इधर इस सेक्शन में चर्चा करते हैं। अब क्या है ना, एक्चुअली एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जा रहा है। कौन? एक ऑडिटर कहाँ जा रहा है? एक कंपनी की ऑडिट पे जा रहा है। तो उस कंपनी की ऑडिट पे जाते समय एक ऑडिटर को कंपनीज एक्ट ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आवाज लगाई और बोला कि ऑडिटर साहब जरा इधर आना, हमसे मिलके जाना। ऑडिटर साहब चले गए कहाँ? कंपनीज एक्ट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, और जाके बोला कि हुक्म करिए, हम जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए और आपका क्या आदेश है बता दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑडिटर को एक कोई स्लिप, कोई लेटर, कोई एक पर्ची, कोई एक कागज का टुकड़ा दिया और ऑडिटर साहब को कहा कि ऑडिटर साहब ये कागज का टुकड़ा अपने पास रखिए और इसमें जो लिखा हुआ है वो काम करके जरूर आइएगा। तो ऑडिटर ने जब वो पेपर ओपन किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दे रखा था, तो उसमें ना कोई 6 पॉइंट लिख रखे थे। कितने पॉइंट्स लिख रखे थे माय डियर फ्रेंड्स? उसमें लिख रखे थे 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स लिख रखे थे। तो ऑडिटर ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सवाल किया कि सर ये 6 पॉइंट्स इसके अंदर लिख रखे हैं, इनका क्या करना है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑडिटर साहब को कहा कि देखो ऑडिटर साहब, आप एक कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, सेल चेक करोगे, परचेज चेक करोगे, इनकम चेक करोगे, एक्सपेंस चेक करोगे, असेट चेक करोगे, लायबिलिटी चेक करोगे, शेड्यूल 3 है कि नहीं चेक करोगे, और ऐसे आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में बहुत सारी बातें लिख रखी है तो आप बहुत सारी बातें चेक करोगे। मान लीजिए आप वहां जाकर के 100 मैटर्स चेक करने वाले हो। कितने मैटर्स चेक करने वाले हो? 100 मैटर्स चेक करने वाले हो। ओके, 100 मैटर्स जो आप चेक करने वाले हो वो तो आपको करने ही हैं, लेकिन आप ऑडिट करने जा ही रहे हो तो हमारा एक काम और कर देना, ये 6 मैटर और चेक कर लेना। कर लोगे क्या? ऑडिटर साहब ने बोला ठीक है सर, रिलायंस की ऑडिट करने जा ही रहा हूँ, 100 बातें चेक करूंगा ही, सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट, लायबिलिटी, शेड्यूल 3, बहुत सारी बातें, डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारी बातें चेक करूंगा ही। आप मुझे बोल रहे हो कि 6 बातें एक्स्ट्रा चेक कर लेना, कर लूंगा। ऑडिटर साहब ने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कि कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले साहब जी मुझे एक बात बताओ, 6 मैटर को चेक कर लूंगा, फिर आपको कैसे बताना है कि ये 6 मीटर में कोई गड़बड़ है या नहीं है?
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कहा कि इन 6 मैटर को आप चेक जरूर करना, एग्जामिन जरूर करना। ओके, एग्जामिन करने के बाद आपके सामने 2 परिणाम आएंगे। या तो सब कुछ ओके होगा, आप आपकी इंक्वायरी से, आप आपकी पूछताछ से, अपनी चेकिंग से और ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि सब कुछ सही है, ये 6 बातें मैंने चेक कर ली है, तो ऐसे केस में कुछ भी रिपोर्ट में मत लिखना। आपको रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखना है इन 6 बातों से रिलेटेड, बस चेक कर लेना सब कुछ सही हो तो अपने को ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप अपनी इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इन 6 मैटर्स में कुछ गड़बड़ है, ऐसी सिचुएशन में आप उसको रिपोर्ट में लिख देना, उसकी रिपोर्टिंग कर देना, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना। तो जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के फाइनली आरओसी को पहुंचाओगे, मेंबर्स को पहुंचाओगे, तो वो रिपोर्ट हम पढ़ लेंगे। अगर उस रिपोर्ट में हमको कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग मान लेंगे कि आपने वो 6 मैटर चेक किए थे और सब कुछ सही था। और अगर हमको ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मैटर इनसे रिलेटेड मिला तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन 6 मैटर में कुछ गड़बड़ है। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं ना, वो 5 मिनट के बाद पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप 5 मिनट रुकिएगा, मेरी इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, सारी बातें काम आने वाली है। ओके, ऑडिटर को 6 मैटर दिए गए, बोले भाई साहब ऑडिट करने जा रहे हो तो 6 चीजें चेक करना। चेक करने के बाद 2 परिणाम आएंगे, या तो सब कुछ ठीक होगा या गड़बड़ होगा। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है तो आप रिपोर्ट में कुछ भी मत लिखना। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया तो हम समझ जाएंगे कि उन 6 मैटर में कुछ भी गड़बड़ नहीं। और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ गड़बड़ लगे, मिस स्टेटमेंट हो, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लिख देना कि मैंने मैटर चेक किया, इसमें ये गड़बड़ थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। ऑडिटर साहब ने बोला ठीक है जी, ये 6 मैटर आप मेरे को समझा दो, मैं चला जाऊंगा और ऑडिट में क्या करना है, रिपोर्टिंग में कब करना है, कब नहीं करना है, मेरे को समझ में आ गया। ओके, इतना हुआ ही था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बोला कि अगर ये आपको 6 मैटर समझ में आ गए हो तो हमारे पास एक काम और है। जब जा ही रहे हो तो हम तुमको एक पर्ची और देना चाहते हैं। और ऑडिटर साहब को एक पर्ची और दी गई, एक लेटर और दिया गया, कुछ मैटर्स की लिस्ट और दी गई। और क्या बोला कि ऑडिटर साहब इस वाली पर्ची में 12 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 12 मैटर्स हम लोगों ने लिख रखे हैं एक कंपनी से रिलेटेड। ये 12 मैटर भी चेक करके आ जाओगे क्या? तो ऑडिटर ने बोला कि ठीक है साहब जी, कंपनी के ऑडिट पे जा ही रहा हूं, ये 6 मैटर तो चेक करूंगा ही, ये 12 मैटर और चेक कर लूंगा, दे दो। ओके, तो 12 मैटर्स ऑडिटर को और दे दिए गए कि जब तुम ऑडिट करने जा ही रहे हो तो कुछ बातें और चेक कर लेना ना, हमको उसके बारे में कुछ जानना है। ऑडिटर को बोला भैया 12 मैटर की लिस्ट है, पढ़ लो, समझ में आ गई। ऑडिटर ने बोला हाँ पढ़ ली, समझ में आ गई, क्या करना है बताइए। बोले आप इन 12 मैटर को क्या करोगे? एग्जामिन करोगे, चेक करोगे, इंक्वायरी करोगे, और इंक्वायरी करने के बाद आपके सामने 2 परिणाम आएंगे। तो ऑडिटर ने बोला हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, रिपोर्टिंग, नॉट रिपोर्टिंग। बोले नहीं, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ अलग है। इन 12 मैटर्स में क्या करने का है, आपके सामने 2 परिणाम आएंगे। या तो आप चेक करने के बाद सेटिस्फाई हो जाओगे कि भैया सब कुछ ठीक है, मुझे इस मैटर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको इस केस में क्या करना है कि इन 12 मैटर के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में लिखना कंपलसरी है। मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो भी रिपोर्ट में लिखना, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो भी आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूं ना वो समझ में आए।
इन 12 मैटर्स में से एक मैटर ये है कि ऑडिटर साहब आप ये चेक करना कि जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे कंपनी ने वो कंप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं। तो मेरे को कंपनी जेड ने क्या बोला कि ऑडिट करने जा ही रहे हो तो ये भी चेक करना कि एएस फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला वो ध्यान से सुनना। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं तो भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना कि द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अगर कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं तो भी आप रिपोर्ट में लिखना द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब ये जो 12 मीटर है ना, इनको तुम ध्यान से देख लो और इनको हर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में लिखना कंपलसरी है। मतलब अगर तुम खुश हो, सही है तो भी लिखना, ताकि हमको आश्वासन मिले कि चलो कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं। तुम कहोगे ना, तुमको ज्यादा लेवल, हाई लेवल का एश्योरेंस मिलेगा। और अगर नहीं किए ना तो भी लिख देना। तो आपको समझ में आ गया। कंपनीज एक्ट ने ऑडिटर को ऑडिट करते समय चेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा 18 मैटर्स दिए हैं। कितने मैटर्स दिए हैं? 18 मैटर। लेकिन उन्होंने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड कर ली। इन 6 मैटर को अलग रखा और इन 12 मैटर को अलग रखा। इन 6 मैटर में रिपोर्टिंग तभी की जाएगी जब ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन इन 12 मैटर में हर बार रिपोर्टिंग की जाएगी। ऑडिटर सेटिस्फाइड है तो भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा और ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है तो भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा। कंपलसरी रिपोर्टिंग है। तो ये 12 मैटर जो है ना, इसमें क्या होगा? सॉरी, ये जो 12 मैटर है ना, इसमें होगा कंपलसरी रिपोर्टिंग। कंपलसरी रिपोर्टिंग होने वाली है। ओके, मतलब ऑडिटर को 6 मीटर चेक करने हैं, रिपोर्ट में तभी लिखने हैं जब गड़बड़ हो, लेकिन ऑडिटर को 12 मीटर रिपोर्ट में हमेशा हर बार लिखने हैं। तो जब भी एक ऑडिटर एक कंपनी के ऑडिट के लिए जाता है तो उसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने जो भी कहा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में चेक करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, क्वालिफाइड, एडवर्स, क्लीन रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो सब जाके चेक कर लेना, उसका अकॉर्डिंग ओपिनियन बना देना। ये सब जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिटर को कह रहे थे, उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनीज एक्ट आया और ऑडिटर को कहा कि भाई कुछ काम हमारा भी करोगे क्या। तो ऐसे कुछ काम ऑडिटर को कंपनीज एक्ट ने दिया है। ये जो 6 मैटर है ना माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनना, ये लिखे हुए हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में, और ये जो 12 मैटर्स है ना, ये लिखे हुए 143 सबसेक्शन 3 में। मैंने अभी इस एग्जाम्पल में और पिक्चर में कारों की रिपोर्टिंग को इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, इसको हम अलग ही सीखेंगे। ओके, उसमें कुछ 16 मैटर्स और हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में कोई 6 मैटर्स हैं, जिसमें ऑडिटर को बोला गया कि ऑडिटर साहब इन 6 मैटर को चेक करना, सब कुछ सही हो तो भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना, नहीं हो तो भी ऑडिट रिपोर्ट में, 6 मैटर को चेक जरूर करना, सब कुछ सही हो तो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं हो तो रिपोर्ट में लिखना है। और 12 मैटर्स के बारे में ऑडिटर को बोला कि आपकी रिपोर्ट में कंपलसरी लिखना ही है, सही हो या नहीं हो। ओके, तो ये 2 सेक्शन हो गए, कौन से? 141 एंड 143, सॉरी 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3, 2 अलग अलग सेक्शन सबसेक्शन हो गए हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? यही 6 मीटर और 12 मीटर्स। तो आइए, मैंने जो ऊपर लिखा ना ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इस सेक्शन में 6 मीटर्स हैं, ठीक है, और इस सेक्शन में कुछ 12 मीटर्स हैं जो हमको देखने हैं। चेक तो सारे करने 18, लेकिन इन 12 की रिपोर्टिंग कंपलसरी है, 6 की रिपोर्टिंग कंडीशनल है। ओके, अब ये जो सेक्शन है ना, इसके बीच में सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, इसको हम लोग अभी बुक से ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ी सी देर के बाद। इसमें वो शब्द आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, कि ऑडिटर साहब ऑडिट करने जा ही रहे हो तो चेक करके बताओ कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो एक सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 है,
उसको हम लोग थोड़ी सी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको जो ओवरव्यू दिया है वो दिया है 143 सबसेक्शन 1 का, 143 सबसेक्शन 3 का। ओके, तो हम लोग ये 6 मीटर पढ़ेंगे, वो 12 मीटर पढ़ेंगे। ये दोनों सेक्शन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो ये नहीं बताएगा कि ये हम कौन से मीटर की बात कर रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ऑडिटर है, उस ऑडिटर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के एक मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करी, जो कि ऑडिटर उस मैटर से सेटिस्फाइड था। तो बताइए उसको रिपोर्टिंग करनी थी कि नहीं करनी थी? तो इसलिए सेक्शन याद होना चाहिए ये वाला, कि ऑडिट में कभी भी एग्जाम में ये वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। चलिए फटाफट से सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। मैं 2 मिनट शॉर्ट में आपको इधर पढ़ा देता हूं, फिर हम लोग डिटेल में उधर रीडिंग लगा लेंगे जो अपनी बुक है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में कितने मीटर्स हैं? 6 मीटर हैं। कितने मीटर्स हैं? देयर आर 6 मीटर्स। ठीक है, ड्यूटी टू रिपोर्ट इसमें नहीं है। इसमें ना ड्यूटी टू रिपोर्ट तब बोलेंगे जब सारे मीटर पे रिपोर्टिंग करना कंपलसरी हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी टू इंक्वायर। इसके बारे में जांच करना, पूछताछ करना जरूरी है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो रिपोर्ट करनी है, नहीं हो तो नहीं करनी है। ओके, 6 मीटर कौन कौन से हैं? तो मैं इसका एक कोडवर्ड आपको आज याद करा देता हूं, ताकि आज के बाद आप इन 6 मीटर को कभी भी नहीं भूलोगे। देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक पर्सन है, उस पर्सन के पास में अगर पैसा होगा, तो वो पर्सन के पास अगर पैसा होगा तो वो या तो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा, या फिर वो किसी कंपनी में जाके क्या कराएगा? डिपॉजिट कराएगा। अगर एक पर्सन के पास में पैसा होगा तो या तो वो शेयर खरीदेगा, या वो क्या कराएगा? डिपॉजिट करवाएगा। अगर वो पर्सन डिपॉजिट कराने जावे तो उसको बोलना भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में ही डिपॉजिट कराना, क्योंकि वो सबसे अच्छा और सेफ बैंक है। ओके, ये है इसका कोडवर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वापस बोल रहा हूं, एक पर्सन के पास अगर पैसा होगा तो या तो वो किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा, या फिर वो कहीं डिपॉजिट कराएगा। अगर वो डिपॉजिट कराए तो उसको बोल देना भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके डिपॉजिट कराए, क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। तो देयर आर 6 पॉइंट्स। द फर्स्ट इज दिस, द सेकंड वन इज दिस, द थर्ड वन इज दिस, दिस इज 4th पॉइंट, दिस इज 5th पॉइंट, एंड दिस इज 6th पॉइंट। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस, माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के जो क्लोज है ना, उसकी सीक्वेंस से नहीं चलूंगा। मैंने आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 याद करा दिया है, इसके कौन से वाले क्लोज में कौन सा वाला पॉइंट है उस सीक्वेंस से मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो सीक्वेंस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाने की जो सीक्वेंस है ना वो इस कोडवर्ड से चलेगी। सेकेंड पॉइंट है शेयर्स। ओके, थर्ड पॉइंट है डिपॉजिट्स। 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है सिक्योर्ड लोन्स। 5th पॉइंट है बुक एंट्रीज, और 6th पॉइंट हमारा है इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ओके, कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है। एक पर्सन के पास पैसा होगा तो या तो वो शेयर खरीदेगा, या तो वो डिपॉजिट कराएगा। अगर डिपॉजिट कराएगा तो क्या करेगा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, इसकी फुल फॉर्म हमारे हिसाब से क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस, शेयर्स, डिपॉजिट, सिक्योर्ड लोन्स, बुक एंट्रीज और इन्वेस्टमेंट सोल्ड। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और फिर मैं बता दूंगा कि कौन सा वाला पॉइंट किसके लिए था। आइए मैं आपको बता देता हूं एक एक पॉइंट। चलो अपन लोग डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के 6 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है, और जल्दी से हम लोग इसको पढ़ देते हैं। क्या लिख रखा है? इट इज ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर इनटू अबाउट फॉलोइंग मैटर्स। मतलब फॉलोइंग मैटर के बारे में उसकी जांच करना, पूछताछ करना, चेक करना, एग्जामिन करना जरूरी है। ओके, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। मैं देखो उस कोडवर्ड के हिसाब से यहां पॉइंट पे लिख रहा हूं, इसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन्स। क्या बोलेंगे इसको हम? सिक्योर्ड लोन्स। Whether the loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured।
अगर हमारी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, ये लोन टेकन की बात नहीं कर रहा है, लोन गिवन की बात कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब हमने कोई चीज गिरवी रख के सिक्योर्ड लोन दिया है, तो हमको चेक करना है क्या क्या, सुनना ध्यान से, These have been properly secured, ये properly secured है या नहीं, हमको एक तो ये चेक करना है। दूसरा, whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of company or its members, और जो टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दिया गया है वो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के और मेंबर के फेवर में है या नहीं है। प्रीजुडिशियल मतलब कहीं अगेंस्ट में तो नहीं है। क्या चेक करना है आपको सिक्योर्ड लोन के बारे में? सिक्योर्ड लोन्स के बारे में माय डियर फ्रेंड्स आपको बातें चेक करनी है दो। क्या क्या? पहली बात आपको ये चेक करनी है कि वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है, और दूसरी बात आपको चेक करनी है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंपनी के फेवर में है और मेंबर्स के फेवर में है या नहीं है। ये दो बातें आप सिक्योर्ड लोन के बारे में क्या करोगे? चेक करोगे। चेक करना कंपलसरी है। ऑडिटर साहब ध्यान से सुनना, और फ्यूचर के ऑडिटर साहब आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना कि डियर ऑडिटर साहब, अगर आप ऑडिट करने गए और कंपनी में बैलेंस शीट में अगर आपको कोई सिक्योर्ड लोन दिखे तो आप चेक करना कि उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि 5 लाख की सिक्योरिटी लग के 10 लाख का लोन दे दिया, उल्टा हो गया ना, ये तो गलत है। सिक्योरिटी ज्यादा वैल्यू की होनी चाहिए, तो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होने चाहिए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के फेवर में होनी चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ, दो परिस्थितियां ऑडिटर के सामने आ सकती है। क्या क्या? एक तो ये कि ऑडिटर सेटिस्फाइड है, मतलब प्रॉपर्ली सिक्योर्ड भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी सब कुछ सही है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को रिपोर्ट में नहीं लिखना है। लेकिन जब ऑडिटर को लगे कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के फेवर में नहीं है, मेंबर के फेवर में नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से कंप्लीट। ओके, हेडिंग क्या है इसकी? इसकी हेडिंग है सिक्योर्ड लोन्स। ओके, मैं जो शॉर्ट में छोटा सा चार्ट बनाया ना, इसको डिलीट कर रहा हूं। आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कहीं पे छोटा सा मार्क करके नोट कर लेना। ओके ओके, फर्स्ट की हेडिंग मैंने जरूर लिखी हुई है और वो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, सिक्योर्ड लोन। सेकंड पॉइंट, whether the transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। देखो, कंपनी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन खाली बुक एंट्री से रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब उसका हकीकत से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट लाइक आप समझ लो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब मुझे बताओ, फ्यूचर में पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा क्या पता, लेकिन हमने आज प्रोविजन बना दिया ना। मेरी बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज, मतलब वो खाली बुक एंट्रीज से ही शो होते हैं। बुक्स में अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, हकीकत कुछ भी हो। तो आप खाली ये देख लेना कि कंपनी में ऐसे ट्रांजैक्शन जो खाली बुक एंट्री से रिप्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पैसा अभी तक डूबा ही नहीं है, फ्यूचर में डूबेगा, आज ही प्रोविजन बना दिए हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन की बुक एंट्रीज कहीं कंपनी के हित के विरुद्ध तो नहीं है। दीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कहीं ट्रांजैक्शन की बुक एंट्री तुमने घुमा फिरा के ऐसी तो नहीं कर दी कि वो कंपनी के हित के विरुद्ध है या कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ओके, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कोई भी बुक एंट्री में। थर्ड पॉइंट, तो बी पॉइंट की हेडिंग में इधर लिख देता हूं, वो क्या है? बुक एंट्रीज, बुक एंट्रीज, बुक एंट्रीज। ओके, थर्ड पॉइंट, where the company not being an investment company or a banking company, whether so much of the asset of the company as consist of shares, debentures and other security। कोई भी कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के अलावा या फिर बैंकिंग कंपनी के अलावा है, मतलब ये जो सी पॉइंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। ओके,
तो आप मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए गए, ये ना तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना बैंकिंग कंपनी है, तो ऐसे में आपको क्या चेक करना है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारी असेट्स इज कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, एक ऐसी कंपनी जिसमें कि ना बहुत सारी असेट्स उन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं दूसरी कंपनियों में, दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे हैं और अदर सिक्योरिटीज में, have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company। तो क्या कंपनी ऐसे इन्वेस्टमेंट को, शेयर, डिबेंचर और सिक्योरिटी को कहीं परचेज प्राइस से कम पे तो सेल नहीं कर रही है? क्या चेक करोगे डियर ऑडिटर साहब? चेक करना कि कंपनी ने जो शेयर, डिबेंचर खरीद रखे हैं दूसरी कंपनियों के, वो सिक्योरिटीज कहीं कंपनी परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दी। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत तो चलता है, 10 रुपए में खरीदी थी 9 रुपए में बेच दी, या फिर 100 रुपए में खरीदी थी 95 में बेच दी, रिसेशन चल रहा था, वो कंपनी के शेयर की वैल्यू और डाउन जा रही थी, इस वजह से बेचना सही डिसीजन था, अगर आपको लगे कि परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ ठीक है तो आप ऑडिट रिपोर्ट में मत लिखना। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगे कि यार ये शेयर की वैल्यू ज्यादा थी, कंपनी ने कम में क्यों बेच दिया, ये कंपनी को शेयर, डिबेंचर नहीं बेचना चाहिए था, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, तो जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है। तो मैं सी पॉइंट की हेडिंग बना के इधर लिख देता हूं, क्या? इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ओके, पॉइंट नंबर डी, whether the loans and advances made by the company have been shown as deposits। अगर कंपनी ने कहीं किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं और बैलेंस शीट में उनको कहीं डिपॉजिट नाम की हेडिंग में तो नहीं दिखा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स, इस तरह से तो नहीं दिखा दिया, तो ये लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी की ही बात हो रही है। तो ये तो कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, डिपॉजिट को डिपॉजिट दिखाना, लोन्स को लोन्स दिखाना। डन। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया अपना। ओके, इसकी हेडिंग मैंने क्या बना रखी है अपने शॉर्टकट में? डिपॉजिट्स। ओके, पॉइंट नंबर ई, whether the personal expenses have been charged to revenue account। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहे हो? किसी कंपनी के डायरेक्टर का, किसी कंपनी के एम्प्लॉय का कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, क्या वो पर्सनल एक्सपेंस कंपनी के P&L में तो नहीं लिख दिया? भाई मुकेश अंबानी का अगर पर्सनल खर्चा है, उसको दुबई घूमने के लिए जाना है और दुबई वो घूम के आया, उसके लिए उन्होंने मान लीजिए 10-20 लाख रुपए खर्चा किया है, तो 20 लाख रुपए वो पर्सनल एक्सपेंस होगा, उसको तुम इधर कंपनी के अकाउंट में मत लिख देना, P&L अकाउंट में, एक्सपेंसेस में। तो ऑडिटर साहब ऑडिट करने जा रहे हो तो इस बात को अलग से चेक कर लेना कि कोई पर्सनल एक्सपेंस कंपनी के P&L में तो नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया नो प्रॉब्लम, नो रिपोर्टिंग। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, और यही इसकी हेडिंग है, पर्सनल एक्सपेंसेस। एंड पॉइंट नंबर एफ, where it is stated in the books and document of the company that any share have been allotted for cash। एफ पॉइंट की हेडिंग में आपके सामने पहले से लिख देता हूं, ये किसकी बात करेगा? शेयर्स। अगर कंपनी की बुक्स और डॉक्यूमेंट से लगे कि कंपनी ने कैश के बदले में शेयर अलॉट किए हैं, अगर, तो ऐसे केस में ऑडिटर साहब क्या चेक करना है? ध्यान से सुनना। वेदर द कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, क्या वास्तव में कैश आया या फेक एंट्री है? क्या चेक करना ऑडिटर साहब? अगर कंपनी ने लिख रखा हो कि हमने कैश के बदले में शेयर इशू किए हैं, तो चेक करना वास्तव में कैश आया कि नहीं आया, पहला तो। एंड इफ नो कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, अगर वास्तव में कैश रिसीव नहीं हुआ तो ऑडिटर साहब आप फर्दर चेक करना कि वेदर द पोजीशन इज स्टेटेड इन द अकाउंट बुक एंड द बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड मिसलीडिंग। और अगर कैश नहीं आया तो आप चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है, रेगुलर और मिसलीडिंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि कैश नहीं आया और तुमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश का बैलेंस बढ़ा दिया, तो ये गलत है ना। तो अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे ही दिखना चाहिए ना कि कैश इज नॉट येट रिसीव्ड। तो करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग का मतलब क्या है? जो हकीकत है वही दिखनी चाहिए।
तो डियर ऑडिटर साहब, जब ऑडिट करने जा ही रहे हो तो हमारे ये 6 मैटर चेक कर लेना। अगर ये 6 मैटर में सब कुछ सही हो तो आप ऑडिट रिपोर्ट में मत लिखना, लेकिन किसी भी मैटर में आपको कुछ भी अनसेटिस्फाइड लगे तो ऐसे केस में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जरूर लिखना। देखिए आप 6 पॉइंट आपके सामने मैंने जो शॉर्टकट बना के लिखे हैं, सिक्योर्ड लोन्स, बुक एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डिपॉजिट, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड शेयर्स। सिक्योर्ड लोन में क्या था कि अगर कंपनी ने सिक्योर्ड लोन दिए हैं तो सिक्योरिटी प्रॉपर है क्या, टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर है क्या। कोई ट्रांजैक्शन जो कि खाली बुक एंट्री से रिप्रेजेंट होते हैं वो कंपनी के फेवर में होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने जो कि बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी का अगर आप ऑडिट करने गए और एक कंपनी के असेट्स में बहुत ज्यादा शेयर्स और सिक्योरिटीज और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेस प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दिए, चेक कर लेना। पॉइंट नंबर 4 ने क्या बोला, कंपनी ने कई लोन्स एंड एडवांसेस दिए और उसको डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया, चेक कर लेना। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के P&L में तो नहीं लिख दिए, चेक कर लेना। और कंपनी ने अगर कैश के बदले में शेयर इशू किए हैं तो वास्तव में कैश आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग होने चाहिए। इन शब्दों को अलग से मार्क किया है, मतलब आपको ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आता है और बोलता है ना कि 6 पॉइंट लिखो, तो आपको ये यूं के यूं इसी लैंग्वेज में लिखने होंगे। इस लैंग्वेज को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करिए 95% लैंग्वेज में एक्यूरेसी हो और आप सेम यही लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आए। चलिए अपने शॉर्टकट पे चलते हैं। एक पर्सन के पास में अगर पैसा होगा तो या तो शेयर परचेज करेगा या तो डिपॉजिट कराएगा, डिपॉजिट कराएगा तो SBI में कराने का है। तो पर्सन मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के P&L में तो नहीं दिख दिया है। शेयर मतलब शेयर अगर कैश के बदले में इश्यू हुए तो कैश आया नहीं आया। डिपॉजिट वाला पॉइंट मतलब कहीं पे अपने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया। सिक्योर्ड लोन में सिक्योरिटी प्रॉपर है, बुक एंट्री सही करिए कंपनी के फेवर में। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड अगर कुछ है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेज प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दिए। ये 6 मैटर है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 6 मैटर में अगर सब कुछ सही हो तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो आपको रिपोर्ट में लिखना होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूएशन में 143 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 भी पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।